हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जगार 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जगदलपुर, रायपुर, पाटन या बिलासपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। तो जगार 2022 के आयोजन के लिए आपको ध्यान में रखना है रायपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है और इस मेले में छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों के शिल्पकारों एवं बुनकरों के विभिन्न उत्पादों के विक्रय के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। तो ये है आपका क्या, जगार मेला, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रायपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रार्थना साल्वे व मोनी आडला किस खेल से संबंधित? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं खो खो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या क्रिकेट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल। तो ये नाम अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाम याद रखिएगा, प्रार्थना साल्वे और मोनी आडला दोनों ही राजनांदगांव जिले के खिलाड़ी हैं और इन दोनों का चयन जॉर्डन में होने वाले अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुए हैं। तो ये तथ्य आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रार्थना साल्वे और मोनी आडला का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए कितने प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 3, 4, 5 या 6। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ हर्बल्स के तहत तैयार किए जा रहे उत्पादों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए वन वृत्त स्तर पर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी और इन प्रयोगशाला की स्थापना रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कांकेर और जगदलपुर में की जाएगी। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा करने से छत्तीसगढ़ हर्बल्स के तहत उत्पादित जो भी उत्पाद हैं उनके विक्रय को देश व देश के बाहर बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 9, 10, 11 या 12। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 11 पदक छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी को बिल्कुल ज्ञात ही होगा, इस तथ्य की चर्चा हम अपने पिछले कुछ वीडियोस में लगातार करते आए हैं कि हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ है, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 122 खिलाड़ियों ने कुल 13 खेलों में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया और इन खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ की झोली में 11 पदक डाले और इन 11 में से 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विजेता राज्य के बारे में अगर आपको बात करेगा तो जो इसका आयोजक राज्य था वही इसका क्या बना है, विजेता राज्य बना है। मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता कौन है? हरियाणा। उसके बाद दूसरे क्रम पे कौन है? महाराष्ट्र। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के निर्णयानुसार किस स्थान पर संगीत और नृत्य महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या जगदलपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। तो रायगढ़ का नाम आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने रायगढ़ दौरे के दौरान ये घोषणा की कि रायगढ़ में संगीत और नृत्य महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी और इस महाविद्यालय का संचालन खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, घोषणा में क्या कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक नगरी रायगढ़ में संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसके बारे में आप सभी बिल्कुल पढ़े होंगे कि रायगढ़ घराना अपनी कथक नृत्य विद्या और शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ आपको यह भी अवश्य ही ज्ञात होगा कि रायगढ़ जिले में ही प्रतिवर्ष गणेशोत्सव के दौरान चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये सभी तथ्य आप रायगढ़ से संबंधित अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का छठवां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस एएसआई को राष्ट्रपति द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं एएसआई तुलाराम बाग, एएसआई रामशेखर रात्रे, एएसआई जगपत मंडावी या एएसआई मोहन ठाकुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एएसआई तुलाराम बाग। दोस्तों आप सभी को एएसआई का फुल फॉर्म पता ही होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो आप ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना में पदस्थ एएसआई तुलाराम बाग को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर ऐसे सभी अभ्यर्थी जो आगामी सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये तथ्य तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एएसआई तुलाराम बाग जी का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में 76 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संचालन की घोषणा के साथ ही राज्य में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 171, 240, 247 या 252। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 247। ठीक है, इस तथ्य की चर्चा काफी डिटेल में हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप सभी को बिल्कुल ज्ञात ही होगा कि वर्तमान स्थिति में यानी इस शैक्षणिक सत्र से शुरू होने के पहले छत्तीसगढ़ राज्य में 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जब ये योजना शुरू की गई थी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में, उस समय 52 स्कूलों के संचालन से इस योजना को प्रारंभ किया गया था और अगले वर्ष के बजट में ऐसे 119 स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार 52+119 करके 171 स्कूलों का संचालन अंग्रेजी माध्यम में अभी तक किया जा रहा था। लेकिन लोगों के बढ़ते रुझान को देखकर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि इसी शैक्षणिक सत्र से 76 ऐसे और अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्वामी आत्मानंद योजना के तहत खोले जाएंगे और इस प्रकार 171 और इस 76 को मिलाकर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 247। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस वर्ष के बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि स्वामी आत्मानंद योजना के तहत हिंदी माध्यम स्कूलों का भी संचालन किया जाएगा और इस वर्ष ऐसे 32 हिंदी माध्यम स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद में हम कुछ विशेष तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है अंग्रेजी माध्यम का पहला स्वामी आत्मानंद स्कूल कौन सा होगा? तो यहाँ पे वो नाम मैं लिख रहा हूँ, BP पुजारी। ठीक है, नाम ध्यान में रखना है, BP पुजारी शासकीय स्कूल, जो कि कहाँ है? रायपुर में। ठीक है, ये हो गया अंग्रेजी माध्यम का पहला स्वामी आत्मानंद योजना के तहत स्कूल। उसी प्रकार हिंदी माध्यम में संचालित पहला स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में आपको ध्यान में रखना है माया राम सुरजन। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, माया राम सुरजन शासकीय कन्या विद्यालय, और ये भी कहाँ पे है? रायपुर में। ठीक है, तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूलों से संबंधित ये सभी तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस जिले को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र यानी NQAS प्रदान किया गया है? और हमारे विकल्प हैं सुकमा, रायगढ़, कोरिया या कबीरधाम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम। तो आपको ध्यान में रखना है कबीरधाम जिले को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और यह प्रमाण पत्र पाने वाला कबीरधाम छत्तीसगढ़ का 10वां जिला बना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम ये चर्चा करेंगे कि ये 10 जिले कौन कौन से हैं जिन्हें केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जिले हैं रायपुर, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, जशपुर, कोरबा, मुंगेली, बलौदाबाजार और हाल ही में 10वां जिला कौन सा बना है? कबीरधाम। तो इन सब जिलों का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? और हमारे विकल्प हैं 16वां, 17वां, 18वां या 19वां। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 18वां स्थान। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार वर्ष 2019-20 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा क्रम है? 18वां क्रम। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। 20 वर्ष पहले जारी रिपोर्ट यानी राज्य गठन के जस्ट बाद में जो रिपोर्ट जारी किया गया था उस स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध उत्पादन में देश में कौन से क्रम पे था? 16वें क्रम पे था। अभी हम हाल ही में जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के उत्पादन में हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो देश में जितना भी दुग्ध का उत्पादन होता है उसमें छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी मात्र 0.8% दर्ज की गई है। वहीं अगर हम सर्वाधिक हिस्सेदारी की बात करें तो सर्वाधिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है जो कि है 17%। छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन की कमी और हिस्सेदारी में कमी का कारण माना गया है यहाँ की गोवंश की मूल कौशल ब्रीड को, क्योंकि इनसे रोजाना अधिकतम 3 लीटर दूध ही मिल पा रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरे ऐसे राज्यों की बात करें जहां पे दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी भी अधिक है और उनका उत्पादन प्रतिदिन में भी अधिक है, तो उन राज्यों में गौवंश के संकर ब्रीड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कितने विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 9,632, 9,263, 9,623 या 9,640। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9,623।
दोस्तों हाल ही में जारी आदेश के बारे में आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जितनी भी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनमें शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों के शिक्षित युवाओं की संख्या बताई गई है 9,623। तो दोस्तों हम ये चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इसमें आप सभी को पता है कि दो कैटेगरी होती है, एक वो जनजातियां जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति यानी पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है, और दूसरे वो जिन्हें केंद्र के द्वारा नहीं बल्कि राज्य अपने स्तर पे विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा देके रखी हुई है। पहले हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो आपको याद में रखना है 5+2। ये 5 कौन से हैं जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता दिया गया है, और ये 2 कौन हैं जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा मान्यता दिया गया है। तो पहले हम बात करेंगे किनकी, जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का मान्यता दिया हुआ है। इसमें से एक है कौन, बैगा, ठीक है। दूसरा है आपका कौन सा, पहाड़ी कोरवा। एक जनजाति है क्या, बिरहोर, ठीक है। एक जनजाति कौन सी हो गई, बिरहोर। एक जनजाति है कौन, अबूझमाड़िया, ठीक है, नारायणपुर जिले में निवास करने वाले अबूझमाड़िया। और एक जनजाति है कौन, कमार, जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा 2 जनजाति की हम बात करेंगे जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा अपने स्तर पर विशेष पिछड़ी जनजातियों की सुविधा प्रदान की जाती है। उनमें से एक है कौन, पंडो, जो कि सरगुजा संभाग में निवास करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखिए पंडो। और दूसरा है कौन सा, भुंजिया, ठीक है। दूसरी जनजाति कौन सी है, भुंजिया, ठीक है। तो ये सभी तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 11वां प्रश्न है, राज्य का लिमदरहा मिडवे रिसोर्ट किस जिले में स्थित है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर या कांकेर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोंडागांव। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने लिमदरहा मिडवे रिसोर्ट का उद्घाटन किया हुआ है, और यह लिमदरहा मिडवे रिसोर्ट कोंडागांव जिले में स्थित है। और कोंडागांव जिले में आपको ध्यान रखना है, कोंडागांव के खाल्हे मुरवेंड में इस रिसोर्ट को बनाया गया है। यह प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त रिसोर्ट होगा जहां पे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यंजन भी उपलब्ध होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है क्या, लिमदरहा मिडवे रिसोर्ट कहां है, कोंडागांव जिले में। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला आधारभूत अधोसंरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में देश के आकांक्षी जिलों में अव्वल स्थान पर रहा है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कांकेर, बीजापुर, राजनांदगांव या कोंडागांव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कांकेर। तो कांकेर का नाम आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा अप्रैल 2022 की स्थिति में जारी डेल्टा रैंकिंग में आधारभूत अधोसंरचना के क्षेत्र में देश का पहला आकांक्षी जिला कौन बना है, कांकेर, ठीक है। यही तथ्य मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आधारभूत अधोसंरचना के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कांकेर को पहला और बीजापुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एक और सेक्टर होता है जिसमें आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है, वो सेक्टर कौन सा है, एजुकेशन का। इसमें कोंडागांव जिले को टॉप 5 में स्थान मिला है और कोंडागांव जिला चौथे स्थान पर रहा है। एक और सेगमेंट होता है, वो रहता है आपका क्या, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, कृषि एवं जल आपूर्ति। इसमें राजनांदगांव जिला जो है छत्तीसगढ़ से टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रहा है, और राजनांदगांव जिले को इस सेक्टर में चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। देश में अगर हम बात करें कि वर्तमान स्थिति में कुल आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है 112, और इस 112 के 10 आकांक्षी जिले छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये 10 जिले कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आपको याद रखना है बस्तर संभाग के 7 जिले, उसके अलावा राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा। तो ये हो गए भाई आपके क्या, छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले, और जिनके बारे में लगातार हाल ही में आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो इन 10 जिलों का नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, सप्रे स्मृति महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं बिलासपुर, रायपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही या रायगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो आपको ध्यान रखना है सप्रे स्मृति महोत्सव 2022 का आयोजन छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित और 28वें जिले जो कि कौन सा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम इसका विवरण देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जिनका नाम आप सभी जानते ही हैं, पंडित माधवराव सप्रे जी, हाल ही में इनकी 150वीं जयंती मनाई गई और इनकी 150वीं जयंती के अवसर पे ही 18 व 19 जून को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय स्मृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। आपको ध्यान में रखना है कि इसका आयोजन गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कौन सी स्थान पे किया गया था, तो इको हिल रिसोर्ट कबीर चबूतरा में। ठीक है, किस स्थान पे किया गया था, इको हिल रिसोर्ट कबीर चबूतरा में। इस कबीर चबूतरा के बारे में आपको एक तथ्य ध्यान में रखना है कि कबीर चबूतरा को
सिखों के गुरु गुरु नानक देव और संत कबीरदास जी के मिलने का एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। और दोस्तों ये तथ्य अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कबीर चबूतरा से संबंधित ये तथ्य अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट में शिशु मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। दोस्तों इसके विवरण के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें शिशु मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। ठीक है, और अगर छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि पहले स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पे कौन सा है, मध्य प्रदेश, और उसके बाद में दूसरे स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश, और इसके बाद में हमारा राज्य छत्तीसगढ़ इस रिपोर्ट में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में पहले के मुकाबले शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। 2021 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 40 थी, जो अब 2 कम होकर 38 पर आ गई है। राज्य बनने के समय की अगर हम बात करें तो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में कितना था, 58, और इससे अगर आप तुलना करेंगे वर्तमान स्थिति में तो अभी क्या हो गया, 38, यानी 22 साल में प्रति हजार 20 की कमी आई है शिशु मृत्यु दर में। इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कारण छत्तीसगढ़ को शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। तो ये सभी तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। दोस्तों ये तथ्य आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे कि हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को अभी कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बारे में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने योग्य माहौल को लेकर यह एक जारी किया गया रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 में छत्तीसगढ़ को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में असम के बाद दूसरा स्थान मिला है। यह तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें कि वर्ष 2019 की जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी, तो छत्तीसगढ़ को देश के 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 6वां स्थान हासिल हुआ था। यह तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, राज्य के किस जिले की महिला स्व सहायता समूहों का चयन सिंगापुर के प्रतिष्ठित ग्रिड पुरस्कार के लिए हुआ है। और हमारे विकल्प हैं बस्तर व कोरिया, बस्तर व कोरबा, बीजापुर व कांकेर या धमतरी व सरगुजा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बस्तर व कोरबा। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत बस्तर जिले के वन धन विकास केंद्र बकावंड और कोरबा जिले के डोंगा नाला की स्व सहायता समूह को प्रतिष्ठित ग्रिड पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और राज्य के महिला स्व सहायता समूहों को यह पुरस्कार संधारणी विकास, गरीबी उन्मूलन व महिला सशक्तिकरण की श्रेणियों में प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस आकांक्षी जिले को महिला सशक्तिकरण और महिला हित में कार्य करने वाले देश के अग्रणी जिलों में शामिल किया गया है। ठीक है, और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद या कोंडागांव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें से एक कौन सा है, राजनांदगांव। और राजनांदगांव को महिला सशक्तिकरण और महिला हित में कार्य करने के लिए देश के अग्रणी आकांक्षी जिलों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यही तथ्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला राजनांदगांव को महिला सशक्तिकरण और उनके हित की दिशा में बेहतरीन कार्य करने के लिए अग्रणी जिलों में शुमार किया गया है। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है, मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत किस नगर निगम में की गई है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रायगढ़, रायपुर, चिरमिरी या बिलासपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रायपुर नगर निगम। दोस्तों रायपुर नगर निगम में मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। अगर हम रायपुर नगर निगम के बारे में बात करें तो रायपुर नगर निगम की स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी, और वर्तमान स्थिति में रायपुर नगर निगम के महापौर हैं श्री एजाज ढेबर जी, जो कि छत्तीसगढ़ महापौर संघ के भी अध्यक्ष। ठीक है, तो इनसे संबंधित ये सभी तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 19वां प्रश्न है, ऑल इंडिया ओपन फिडे रेटेड चेस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या महासमुंद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महासमुंद। तो आपको ध्यान में रखना है ऑल इंडिया
ओपन फिडे रेटेड चेस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन महासमुंद जिले में किया गया है। ठीक है, और इसका आयोजन महासमुंद के वन विद्यालय में 11 जून से 15 जून के मध्य किया गया। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 20वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं डॉक्टर विश्वेश चौरसिया, डॉक्टर अरुणा पल्टा, डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र या डॉक्टर किशन राजगोपालन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में इन्हें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी कार्यावधि कब तक होगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र का कार्यकाल उनकी नियुक्ति के 3 वर्ष की अवधि तक या उनके स्वयं के 70 वर्ष की उम्र तक, इन दोनों में से जो भी पहले आए तब तक ही इनका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। इन्हें किनके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के द्वारा। अनुसुईया उइके जी के नियुक्ति से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुसुईया उइके जी छत्तीसगढ़ की पहली पूर्णकालिक महिला राज्यपाल है। दोस्तों, अनुसुईया उइके जी से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों की हम चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है अनुसुईया उइके जी छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला राज्यपाल है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की पहली पूर्णकालिक महिला राज्यपाल कौन है, तो पहली पूर्णकालिक महिला राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके जी। क्योंकि इनसे पहले जो महिला राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल जी, वे अतिरिक्त कार्यभार में थी, वो पूर्णकालिक नहीं थी। ठीक है, तो महिला में कौन सी हो जाएंगी? ये दूसरी। लेकिन पहली पूर्णकालिक महिला के बारे में पूछेगा तो नाम क्या होगा? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली दलित राज्यपाल भी कौन है? अनुसुईया उइके। तो इनके पद और इनके नाम के संबंध में ये सभी तथ्य भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर को कितने रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है? और हमारे विकल्प हैं 4 रुपए प्रति किलो, 5 रुपए प्रति किलो, 6 रुपए प्रति किलो या 7 रुपए प्रति किलो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 रुपए प्रति किलो। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गोबर को किसानों और पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जाता है और इस 2 रुपए प्रति किलो की दर को बढ़ाकर हाल ही में 5 रुपए प्रति किलो किए जाने के प्रस्ताव पर अभी चर्चा की जा रही है। जैसे ये फाइनल होगा, अखबारों में आएगा, तो हम भी इसे अपडेट कर लेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 22वां प्रश्न है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने एक किसान के खेत में हल से जुताई की, उनका नाम क्या है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं भागीरथी, चैतराम मंडावी, बुधुराम नागरची या सुबोध मुड़िया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी। दोस्तों, आप सभी को बिल्कुल पता ही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों से जन संवाद और मुलाकात करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? भेंट मुलाकात। भेंट मुलाकात क्या है, इसके बारे में आगामी परीक्षा में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भेंट मुलाकात के बारे में आप रोजाना अखबारों में पढ़ते रहिएगा। ठीक है, फिलहाल हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात के दौरान कोरिया जिले में गए थे। तो कोरिया जिले के पाराडोल ग्राम के कोटवार, जिनका नाम क्या है? भागीरथी, इनके खेत में हल से जुताई की। ठीक है, तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 23वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संचालित किस कार्यक्रम को आईएमसी डिजिटल अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है? और हमारे विकल्प हैं ई रजिस्ट्री, भुइयां, धनहा या ई नक्शा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भुइयां। तो दोस्तों, भुइयां सॉफ्टवेयर या भुइयां पोर्टल के बारे में आप सभी अवश्य ही जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख द्वारा संचालित भुइयां सॉफ्टवेयर एक प्रकार का लैंड रिकॉर्ड्स प्रोजेक्ट है, जिसे आईएमसी डिजिटल अवार्ड्स 2021 प्राप्त हुआ है। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आज के हमारे 24वें प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में उनका घर या रसोई बाहरी व्यक्ति द्वारा छू लेने पर नए घर का निर्माण किया जाता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अबुझमाड़िया, भुंजिया, मुड़िया या बिंजवार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भुंजिया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति में यदि उनका घर या रसोई किसी भी बाहरी व्यक्ति के द्वारा स्पर्श किया जाता है तो इस जनजाति की मान्यता यह है कि इससे उनका घर या जो रसोई है वो अपवित्र हो गया, और इसी मान्यता के साथ वो एक नए घर या एक नए रसोई का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनके बारे में संबंधित कुछ विशेष तथ्यों के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य की जितने भी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनमें एक जनजाति कौन सा है? आपका भुंजिया, जो कि गरियाबंद धमतरी बेल्ट में निवासरत होते हैं। और ये भुंजिया जनजाति राज्य सरकार के द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। इस जनजाति के लोगों में खासियत यह होती है कि इस जनजाति के लोग तपते लोहे से अपना इलाज करते हैं। ठीक है, और इस जनजाति के घर में जो रसोई पाई जाती है
ठीक है। तो रसोई पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? लाल बंगला। और ये तथ्य सीजीपीएससी और सीडी व्यापम की आयोजित परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इस जनजाति के संबंध में एक और खास बात ध्यान में रखना है कि इस जनजाति में बालिकाओं के रजोदर्शन उम्र से पूर्व कांडा बड़ा विवाह किया जाता है। एक कांडा बड़ा विवाह आपके अबुझमाड़िया जनजाति में भी होता है। ठीक है, एक कांडा बड़ा विवाह आपके अबुझमाड़िया जनजाति में भी होता है, लेकिन अबुझमाड़िया जनजाति का कांडा बड़ा विवाह एक प्रकार का क्या है? पुष्प विवाह है। ठीक है, तो ये सभी तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 25वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के किस ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर आईएमसी डिजिटल अवार्ड दिया गया है? दोस्तों कुछ देर पहले अभी हमने एक आईएमसी डिजिटल अवार्ड के बारे में चर्चा किया था, वो दिया गया था किसे? भुइयां सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ विधानसभा के ऐप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है ई कार्यवाही, ई विधानसभा, ई संवाद या ई प्रश्नोत्तर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ई प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा एक एप्लीकेशन का संचालन किया जाता है जिसका नाम है ई प्रश्न और ई उत्तर। ठीक है, इसे ही मर्ज करके क्या बना दिया गया है? ई प्रश्नोत्तर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा संचालित इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर आईएमसी डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसलिए यह तथ्य आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ विधानसभा से संबंधित है। इसलिए इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 26वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने सदस्यीय नरवा मिशन का गठन किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है 6 सदस्य, 7 सदस्य, 8 सदस्य या 9 सदस्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य। तो दोस्तों नरवा कार्यक्रम के बारे में आप सभी ने अवश्य ही पढ़ा होगा, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय नरवा मिशन का गठन किया गया है। मिशन के गठन के उद्देश्य क्या है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नरवा कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम के तहत राज्य के 30,000 नालों को रिचार्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा कि नरवा कार्यक्रम का लक्ष्य कितने नालों को रिचार्ज करने का है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 30,000 नालों को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम और 27वां प्रश्न है, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत पौधा वितरण कब से प्रारंभ किया जाएगा? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई। तो आपको ध्यान रखना है, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा पौधा वितरण 1 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा। इसलिए इस तिथि को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अपने परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से उपयोगी लगा हो तो इसे आप अपने अन्य अभ्यर्थी मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जल्द मैं आपसे मिलूंगा अगले माह के प्रथम सप्ताह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।